नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। चुनावी साल में कांग्रेस ने युवाओं को साधने के लिए एक बड़ा दांव चला है। कांग्रेस की सरकार बनते ही भर्ती परीक्षा शुल्क माफ करने का कांग्रेस ने ऐलान किया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही भर्ती परीक्षा शुल्क माफ किया जाएगा। राजस्थान के तर्ज पर एमपी में भी ये प्रावधान किया जाएगा। आदरणीय मध्य प्रदेश के सारे युवा साथियों, कल राजस्थान सरकार का बजट आया जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जितने बेरोजगार हैं वो कोई सी एग्जाम दो, राज्य सरकार द्वारा निर्मित एग्जाम्स हो या यूपीएससी या पीएससी की एग्जाम्स हो, उसमें जो शुल्क लिया जाता है बेरोजगारों से उसका वहन सरकार करेगी। हमने लगातार मध्य प्रदेश में मांग की है, शिवराज सिंह जी से लिखित में मांग की, विधानसभा में मांग की, पत्र व्यवहार से मांग की। जब भी आमना सामना हुआ तब भी युवाओं की वो मांग जिसमें इस भाव को कि बेरोजगारों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, इस बात को बार बार कहा। व्यापम के पास 5 अरब रुपए से ज्यादा की एफडीआं हैं। मैं फिर से शिवराज सिंह जी से मांग करता हूं, जैसा राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया आप भी लो। मैं फिर से शिवराज सिंह जी से मांग करता हूं, जैसा राजस्थान सरकार ने तो चुनावी साल है और कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला है। बता दें आपको, कांग्रेस ने युवाओं को साधने के लिए एक बड़ा दाव चला है। कांग्रेस की सरकार बनते ही भर्ती परीक्षा शुल्क माफ करने का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही भर्ती परीक्षा शुल्क माफ किया जाएगा। राजस्थान के तर्ज पर एमपी में भी ये प्रावधान किया जाएगा। तो ये बड़ा दाव जो है चला गया है कांग्रेस द्वारा। चुनावी साल है और चुनावी साल में सभी बड़े बड़े दाव चल रहे हैं। वैसे ही कांग्रेस ने भी अपना बड़ा दाव चलाया है और सरकार बनती भर्ती परीक्षा शुल्क माफ करने का ऐलान किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, चुनावी साल है, दाव तो खूब चले जाएंगे हर कहीं से ही। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार बनती है तो भर्ती परीक्षा शुल्क माफ किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से एक के बाद एक घोषणाओं के तीर जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं और कांग्रेस भली बात ही जानती है ऋतु की अब मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है तो सोशल इंजीनियरिंग बहुत मजबूती के साथ करनी होगी और इसके लिए ज़रूरी है सभी वर्गों को साधा जाए। हमने सबसे पहले देखा कि कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात कांग्रेस ने कर दी सरकार बनते ही। किसानों को साधने के लिए किसान कर्ज माफ़ी की बात की और हम सब जानते हैं कि इस बार जो युवा मतदाता है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो युवाओं को साधने पर भी कांग्रेस का खासा फोकस रहा है, जोर रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा, कम सरकारी भर्तियों का मुद्दा, युवाओं की जो परेशानी है उसको लगातार कांग्रेस उठा रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। और अब चुनावी साल 2023 से चंद महीनों बाद चुनाव होना है तो ठीक चुनावों के पहले ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि बड़े संख्या में मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। युवा बड़ी पैमाने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उनमें से ज्यादातर जो है वो बेरोजगार हैं, तो उनको साधने के लिए अब कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा की है। अगर सरकार बनती है तो परीक्षा शुल्क बेरोजगारों से नहीं लिया जाएगा, तो इसे सीधे तौर पर चुनावी सोशल इंजीनियरिंग से जोड़कर देखा जा सकता है। और लगातार ये भी देखने में आ रहा है कि बीजेपी दूसरी ओर जहां हर महीने रोजगार दिवस मनाने की बात करती है, बीजेपी कहती है कि 1 लाख भर्तियां जो है सरकारी क्षेत्र में अभियान चलाकर हम दे रहे हैं और अन्य अन्य तरीकों से रोजगार देने के बातें की जाती हैं, दावे किए जाते हैं। और अब कांग्रेस ने भी उसको कैसे काउंटर किया जाए, युवाओं को जो बीजेपी की ओर से चीजें दी जा रही हैं उनके बदले कांग्रेस क्या कुछ बेहतर दे सकती है, ये बताने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस ने की है। और आने वाले समय में इस तरीके की घोषणाओं का दौर, इस तरीके के दावों का दौर और इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर कि आपने 15 महीने सत्ता में रहते क्या किया था, और कांग्रेस पूछेगी कि आप 18 साल से सत्ता में हैं तो आपने क्या किया है। इन सबका जो सिलसिला है वो और भी ज्यादा तेज होता हुआ, और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और देखना होगा कि अंत में जनता किसका साथ देती है, किसकी बातें जनता तक बेहतर रूप से पहुंचती हैं, किसकी रीति नीतियों से जनता प्रभावित होती है, अपना भरोसा किस पर जताती है और अपना मत देकर सत्ता का सरताज किसे बनाती है। ऋतु, वाकई बड़ा ऐलान जो किया गया है, क्योंकि युवा वर्ग बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं सभी को ये बहुत भारी पड़ता है शुल्क को, और इजी कहीं ना कहीं अगर सरकार बनती है तो, अगर ये किया जाता है तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा उन बेरोजगारों के लिए जो वाकई में परीक्षा देना चाहते पर दे नहीं पाते हैं।
निश्चित तौर पर देखिए जो बेरोजगार है, जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है और वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो पहले ही वो अपनी किताबें खरीदने के लिए, स्टडी मटेरियल्स के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए बहुत सारे उसको खर्चे करने होते हैं। कई बच्चे हम देखते हैं कि अपने शहरों से, अपने गाँव से जाकर बड़े शहरों में रहते हैं, वहाँ पर महंगी कोचिंग्स में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसका शुल्क वो वहाँ पर चुकाते हैं और उसके बाद उन्हें फॉर्म भी भरने होते हैं। आपके पास फिर से मैं लौटती हूँ। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। चुनावी साल है और बड़े बड़े दाव सभी पार्टियां चलने की फिराक में हैं। अब कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला है, भर्ती परीक्षा जो होगी उसका शुल्क माफ करने का ऐलान किया अगर सरकार बनती है, तो कैसे देखते हैं? कांग्रेस में किसने कहा ऋतु जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2-3 कांग्रेस है, इसलिए मैंने पूछा कौन सी कांग्रेस ने ऐलान किया है? ये जीतू पटवारी जी कह रहे हैं, उनका बयान आया है। मैं उसी बात पर आ रहा था कि जीतू पटवारी जी अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किसी पद पर नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो कार्यकारिणी घोषित, उसमें जीतू पटवारी जी को कोई पद नहीं दिया, मीडिया के प्रभारी थे, हटा दिए गए। वो खुद को स्वयंभू कार्यकारी अध्यक्ष मानते हैं कि मैं 5 साल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बना था, जब 5 साल पूरे होंगे मैं कार्यकारी अध्यक्ष पद से हट जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी जी अति उत्साह में राजनीति करने के प्रयास में अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके पॉलिटिकल एरिया को राजनीतिक क्षेत्र में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि मैं आरोप पत्र की बात करी थी मंत्रियों के खिलाफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कांग्रेस का आपसी संघर्ष है, कांग्रेस के नेताओं में जिस प्रकार की रस्साकशी है और भावी जिसकी कोई संभावना नहीं है, उस भावी को लेकर एक ऐसा संघर्ष शुरू हो गया है, एक वास्तविक संघर्ष शुरू हो गया, ऐसी चीज के लिए जो संभव नहीं हो सकती। तो उसी संघर्ष की परिणति है जीतू पटवारी अपने नंबर बढ़ाने के लिए, राजनीति करने के लिए इस प्रकार की घोषणा करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, जब ये सरकार थी 15 महीने की, तब सरकार ने क्या किया? ये वही सरकार है ऋतु जी जिन्होंने 4-4 हजार बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी थी नौजवानों को, 4 पैसे नहीं दिए, बैंड बजाने का, ढोल चढ़ाने का प्रशिक्षण दिया, अवसरों को लूटा, बरसों बरस और आज बातचीत करते हैं। और जीतू पटवारी जी किस क्षमता में, क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के कोई जिम्मेदार आदमी, किस क्षमता से जीतू पटवारी जी घोषणा कर रहे हैं? और कमलनाथ जी चुप है। जी ठीक पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। वासु लगातार जुड़े होते, वासु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बस्तर से चुनावी शंखनाद का आगाज कर दिया है। जगदलपुर पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली है। बैठक के बाद लालबाग मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि सागर साहू की हत्या का सुनकर बहुत दुख हुआ। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से नक्सली हमले बढ़े हैं। प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी तब सुख चैन था। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का नाम ही छलावा है, लटकाना भटकाना ही कांग्रेस की नीति है। आगामी चुनाव में लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की है। जब मैंने सुना, और मैंने पहले भी कहा कि सागर साहू की जब खबर सुनी तो मन द्रवित हुआ। मुझे दुख हुआ जब 6 फरवरी को हमारे मंडल बीजापुर के अध्यक्ष नीलकांत राकेश को जिस तरीके से बर्बरता से उनको अपर अटैक हुआ, वह भी निंदनीय भी है और दुख देने वाला भी है। और उसी तरीके से हमारे बुद्धराम कर्तम जी को जिस विशेष परिस्थिति में उनकी लाश मिली, संदिग्ध हालत में मिली, प्रश्न खड़े करता हूं। लेकिन मैं एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है नक्सली हमले बढ़े हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है? बढ़ेगी नहीं बढ़े? बढ़ेगी नहीं बढ़े? यह इनके प्रशासन के बारे में दर्शाता है। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का दूसरा नाम ही छलावा है। कांग्रेस का एक एक नेता लटकाना, भटकाना, अटकाना, छिटकाना, यह कांग्रेस की रीति नीति है। इसलिए कांग्रेस का कोई नेता ये करे तो अचरज की कोई बात ही नहीं है। ये इसीलिए बने हैं, हम विकास के लिए बने हैं, वो विकास को अवरुद्ध करने के लिए बने हैं। 16 लाख
लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रस्तावना की गई 16 लाख। लेकिन ये भूपेश बघेल इनको लागू नहीं होने देना चाहता। ये नहीं चाहता कि गरीब कोई अपने झोपड़ी से निकले, उसको पक्का मकान मिले, 2 कमरों का मकान मिले, साथ में रसोई मिले, साथ में शौचालय मिले, साथ में गैस का कनेक्शन मिले, साथ में हर घर जल के तहत पानी का कनेक्शन मिले। भूपेश बघेल जी नहीं चाहते। मोदी जी का पैसा खड़ा है और इधर बघेल खड़ा है बीच में रोड़ा देने। बोलो ऐसे 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 लोगों को रहने देना है क्या? जो विकास पे गतिरोध करे ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? माताएं बहनें आप नहीं चाहती कि आपके घर में पानी का कनेक्शन आए? आप चाहती है ना? आप चाहती है ना? आप चाहते हैं ना? अगर चाहते हैं तो बघेल को आराम दो और भारतीय जनता पार्टी को काम दो और विकास के साथ आगे बढ़ो। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। एमपी में चुनावों में वक्त है, लेकिन सवालों की सियासत जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को फिर घेरा, तो वहीं कमलनाथ ने भी सवालों के जवाब में सवाल पूछ कर दिए, साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किए। मध्य प्रदेश की सियासत में सवालों का दौर चल पड़ा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से उनके वादों को लेकर सवाल पूछे। सीएम का कहना था कि किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने का जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं किया। एक वादा किया था कमलनाथ जी आपने, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जैविक खेती के प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा। अब विशेष पैकेज देना तो दूर, जैविक खेती को ही वो भूल गए थे। आपने जो कहा वो आपने किया नहीं। उधर कमलनाथ ने सवालों का जवाब सवाल दागकर किया। कमलनाथ ने कहा कि एमपी में सब दुखी हैं। कमलनाथ ने वादा पूरा न करने के आरोप लगाए। सीहोर पहुंचे कमलनाथ ने विकास यात्रा पर भी निशाना साधा। किसान की बात नहीं करी, पाकिस्तान की बात, सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद, ये कांग्रेस को पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। मैं तो पूछता हूं उनसे, एक नाम बता दीजिए स्वतंत्र संग्राम सेनानी का जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी। और ये बात सीहोर वाले अच्छी तरह जानते हैं कि ये तो स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की नगरी है। विधानसभा चुनाव में भले वक्त है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और आने वाले वक्त में ये और भी ज्यादा तेज होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को अब बमुश्किल 8 महीने ही बचे हैं। ऐसे में एक तरफ राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ आम जनता भी अपने मुद्दों पर चर्चा करती नजर आ रही है। इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगार और किसानों के मुद्दे हावी रहेंगे, तो वहीं स्वच्छता का मुद्दा भी इस बार दिखाई देगा। इंदौर के लोग विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची और इंदौर की 5 नंबर विधानसभा पहुंची और चाय चौपाल पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और चुनावी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और लोग भी चुनाव को लेकर अपने मुद्दों पर चर्चा करना शुरू उनकी हो गई है। और जो चाय की जो चौपाल है ये इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 5 में लगी है और हम चाय पर लोगों से चर्चा करते हैं, उनके मुद्दे जानते हैं। जी आप बताइए, क्या मुद्दे इस बार विधानसभा चुनाव के रहने वाले हैं? देखिए, जो विधानसभा चुनाव है अब की बार वो स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाएगा। विशेष करके जो पार्टी अपने अच्छे विधायक के चुनाव के लिए अच्छे कैंडिडेट को टिकट देगी, उनका यदि वो रिपीट करती है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। यदि और जो पार्टी अच्छे व्यक्ति को टिकट देगी वो निश्चित रूप से बिजी होगा। इसलिए मेन कोई ऐसा कोई मुद्दा बहुत बड़ा दिखता नहीं है। सारे मुद्दे मतलब कोई अलग से कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि स्थानीय मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्या लग रहा है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा होगा? महंगाई तो है एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष पार्टी जरूर महंगाई मुद्दे पे आएगी और साथ में धर्म को भी लेके आएंगे, राम मंदिर और ये इस मुद्दे पे, या आप कहती धारा 370 को लेके भी।
मुद्दे बन सकते हैं, बाकी तो मुद्दे तो यही हैं वो लोकल। जी आप बताइए, धार्मिक मुद्दा है या राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में दिखाई देगा मध्य प्रदेश के चुनाव में? सामान्यतः हर चुनाव में जो है ये मुद्दा रहता ही है, और इस चुनाव कोई विशेष वाली बात नहीं है, पर आज की तारीख में सनातन धर्म और हिंदुत्व के ऊपर जो बात चल रही है उसमें विशेष रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दोनों पार्टियां मुद्दा बनाएगी, और इस मुद्दे का प्रभाव भी पड़ेगा। सामान्यतः मानस में देखा जा रहा है लोग हिंदुत्व के प्रति जागरूक हो गए, तो जो पार्टी या जो भी जो है केंद्र सत्ता हिंदुत्व सनातन की बात करेगी लोग उसके साथ में अधिक रहेंगे। बाकी सामान्य मुद्दे तो बहुत से हैं जिनके ऊपर निश्चित रूप से बात होगी, लोगों का अपना अपना मत व्यक्तित्व निश्चित रूप से है। कुछ असफलताएं भी शासन की रहेगी, उस संबंध में निश्चित रूप से बात होना चाहिए और लोगों को अपने विचार व्यक्त करना चाहिए। आप बताइए क्या मुद्दे रहने वाले, आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या, आम इंसान के पास तो मुद्दों के अलावा यही क्या सर, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी या कोई भी सिलेक्शन इलेक्शन वाले लोग उस चीज़ के ऊपर ध्यान देते कहाँ है? बारीक बारीक चीज़ें बहुत है। आप क्या चाहते हैं? आम इंसान की सुविधाएं, आरक्षण के नाम पे हो या आपके इंदौर प्रोग्रेस के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर, किसी भी नाम पर आखिर तकलीफ तो आम इंसान को ही होती है। सारी पार्टियों का ध्यान इधर जाता ही नहीं है। हर पार्टी का एक ही मुद्दा रहता है कि चुनाव कैसे जीतना है, चुनाव कैसे जीतना है। चुनाव तो जीतेंगे, सभी लोग जीतते हैं, हर पार्टी जीतती है, परंतु आम इंसान की जो समस्या है वो तो कभी भी हल नहीं होती। जो बेसिक मुद्दे, बिजली, सड़क, पानी, ये भी इसमें हावी रहेंगे चुनाव में? बिजली 24 घंटे है, सड़क आप इंदौर के कनेक्टिविटी देखो, चारों तरफ 4 लेन हाईवे बने हुए हैं, पानी आ ही रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। तो बेसिक मुद्दे मैं नहीं समझता हूँ कि इस बार चुनाव में रहेंगे। हाँ, पर कुछ हद तक पेट्रोल और ये सब सस्ता होना चाहिए, राज्य सरकार को वेट कम करना चाहिए इस पर, ताकि आम जनता को राहत मिले। पेट्रोल बीजेपी की सरकार है गुजरात में, वहाँ 90 है और अपने यहाँ 110 107। तो ऐसा क्यों? वेट कम करना चाहिए राज्य सरकार को। जो भी कम करें, जब बीजेपी की सरकार है दोनों जगह तो एक ही रेट होना चाहिए ना। बिजली पे एक्चुअली पेट्रोल और डीजल को है ना जीएसटी में लाना जरूरी है, तो वही आदमी की महंगाई कम होगी। अदरवाइज आज का मेन मुद्दा जो है वो सिंपली महंगाई है, हर इंसान महंगाई से तरस रहा है। अच्छा, ये बिजली भी महंगी है ऐसा लोग कहते भी है और पार्टियां भी ये मुद्दा उठाती है। नहीं, बिजली महंगी तो है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार सोलर एनर्जी पे ज़्यादा वो कर रही है और उसके सब्सिडी भी दे रही है, तो लोगों को अवेयरनेस भी होना चाहिए इस चीज़ की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर में डाइवर्ट हो। एक ही मुद्दा रहेगा। और सफाई का कोई मुद्दा रहेगा? इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफाई का कोई मुद्दा नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन जो इंदौर में कान्ह नदी है जिसको साफ करने के इतने दावे किए जा रहे हैं, वो दावे अभी तक भी पूर्ण नहीं हुए। तो इंदौर की जनता की एक ही मांग है कि हमें हमारी स्वच्छ नदी जरूर मिले और अवश्य मिले। अच्छा, आप एक बात बताइए, किसानों के मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में रहने वाले हैं क्योंकि जो फसल है उनका दाम उन्हें सही नहीं मिल पाता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। फसल का दाम उनको सही मिल रहा है ना। जो आप आजकल तो मतलब स्थानीय नहीं चलता है, रेट सारे ऑनलाइन आते हैं, तो किसान लोग जहां उनको फसल का अच्छा दाम मिलता है वहां अपना फसल बेचते हैं और डायरेक्ट फसल खेत में ही ले ली जाती है। जैसे जहां आलू वगैरह है, खेत से कटता है वहां सीधा चला जाता है। तो किसानों का ये मुद्दा तो नहीं रहने वाला, क्योंकि किसानों को बहुत सी सुविधाएं सरकार दे रही है। तो देखिए, चुनाव को लेकर लोगों ने अपनी राय यहाँ पर रखी, उन्होंने अपने मुद्दे भी बताए हैं। हम विधानसभा 5 जो इंदौर की वहाँ पर मौजूद थे और अब इस जो चर्चा में इतना ही। अगली विधानसभा में आपको ले चलेंगे और वहाँ के लोगों की राय भी इस विधानसभा चुनाव को लेकर जानेंगे। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।